हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नया मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन से जुड़ जाएंगे और एक बार अपने सभी दोस्तों तक आज की क्लास को शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को अवगत कराना है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम, जो कि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वो दोस्तों आ चुकी है। आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होना है। तो आप सभी दोस्तों के लिए एक चुनौती मिल गई है, जिसके लिए आप सभी लोगों को अपने आप को तैयार करना है। तो अपनी बेस्ट तैयारी करने के लिए आप सभी दोस्त जो है हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे वाली क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकेंगे। एसएससी जीडी की सभी महत्वपूर्ण क्लासेज यहाँ पर करवाई जाएंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास होंगी। तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे और बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य हमेशा अर्जुन के बाण के जैसा होना चाहिए और हौसला हमेशा सीमा पर खड़े जवान के जैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, अपने हौसले और उत्साह तथा अपने मेहनत के दम पर आपको अपना सिलेक्शन लेना है। तो जुट जाइए और अपने हर दिन को एक जो है चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दीजिए और फिर उस पर काम करिए। और बहुत परिश्रम के साथ अगर आप करेंगे तो, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, लास्ट तक आज की इस क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो ध्यान से देखेंगे और सही क्रम को बनाएंगे। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो दोस्तों, इसके बाद इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक बार सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी बनी, उसके बाद अगर बात की जाएगी कौन बने, मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई के बाद दोस्तों चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, जो आपके दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग ऐसे बनना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा जो जिस विकल्प में होगा वही आपका सही होगा। तो ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है देख लेंगे। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा किस विकल्प में है? ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सी विकल्प है। ध्यान से देखेंगे, सी विकल्प है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व उसे सलाह देने हेतु मंत्री परिषद का गठन किया जाता है और उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। किसका अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, नीति आयोग किस के स्थान पर आई है? तो दोस्तों, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आई है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य रहने वाले लोग प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, जैसे कि आपका इंदिरा गांधी हो गई। कौन? इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका ध्यान से देखेंगे और आपके कौन हैं जो कि आपका राज्यसभा के सदस्य थे? तो दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल, नाम याद रखेंगे,
इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। और अगर दोस्तों बात करी जाएगी, और दोस्तों एक नाम और याद रखेंगे, मनमोहन सिंह। दोस्तों मनमोहन सिंह ये लोकसभा के नहीं सदस्य थे, किसके सदस्य थे? मनमोहन सिंह दोस्तों राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये दोस्तों कुछ प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। अधिकतर दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, और लोकसभा में बहुमत लाने पर दोस्तों प्रधानमंत्री का गठन किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लोकसभा में जो है बहुमत लाने पर प्रधानमंत्री का गठन होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी, अगर आपसे पूछा जाए चौधरी चरण सिंह, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन है? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इनकी लाइनें आपको और सबको मोटिवेट करती हैं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनें जो हर बार मोटिवेट करती हैं, कहते हैं दोस्तों, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करी जाएगी तो सबसे कम समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। कितने दिनों तक? 13 दिन तक। कितने दिनों तक? 13 दिन तक केवल प्रधानमंत्री रहे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म दिवस कब होता है? तो दोस्तों इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगर दोस्तों बात करी जाएगी राज्यपाल की, तो यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल की अगर बात करी जाएगी तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और राज्यपाल को दोस्तों क्या कहते हैं? राज्यपाल को दोस्तों राज्य का क्या कहते हैं? राज्य का दोस्तों मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों राज्यपाल का जो है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल की अगर बात करी जाएगी तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का रहता है। 5 वर्ष का। अगर बात की जाएगी न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम उम्र की अगर बात की जाएगी तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष इनकी न्यूनतम उम्र होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। 35 वर्ष। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारत में किस प्रकार का आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार जो है लागू की गई है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सी स्थिति है। तो दोस्तों इस स्थिति को दोस्तों कहते हैं आंतरिक आपात स्थिति। भारत में एक बार लागू होने वाली आपातकालीन स्थिति कौन है? आंतरिक आपात स्थिति है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आंतरिक आपातकाल, दोस्तों आंतरिक आपातकाल की अगर बात करी जाएगी तो आंतरिक आपातकाल दोस्तों कब ये हुआ था? दोस्तों आंतरिक आपातकाल जून 1975 में हुआ था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जून 1975 में आंतरिक आपातकाल भारत में लगा था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इस आंतरिक अशांति के कारण इस स्थान पर दोस्तों क्या दिया गया था? दोस्तों सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। 44वें संशोधन के अनुसार इसे सशस्त्र विद्रोह रखा गया, इसका नाम, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 44वें संशोधन के अंतर्गत ध्यान रखेंगे, 44वें संशोधन के अंतर्गत आंतरिक आपात स्थिति को का क्या नाम रखा गया है? आंतरिक अशांति के स्थान पर दोस्तों क्या रखा गया है? सशस्त्र विद्रोह नाम रखा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह। अगला दोस्तों अगर बात करी जाएगी भारत में कब कब आपातकाल लगा है, आप सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों भारत में कब कब आपातकाल लगा है, सभी महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो भारत में आपातकाल कब कब लगा है? तो सबसे पहले दोस्तों वर्ष 1962 में, सबसे पहले 1962 में आपातकाल लगा था। और कब लगा था? जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। सबसे पहले कब आपातकाल लगा? जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान सबसे पहले दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। उसके बाद दोस्तों 1971 में आपातकाल लगा, जिस समय इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। तो उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 1975 की अगर बात की जाएगी तो 1975 में दोस्तों तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार 1962, फिर 1971 और तीसरी बार दोस्तों 1975। इसे आंतरिक अशांति के आधार पर की गई है। आंतरिक अशांति के नाम पर रखी गई, आंतरिक अशांति ध्यान रखेंगे। आंतरिक अशांति 1975 में इस नाम से दोस्तों आपातकाल लगा था। और दोस्तों 44वें संशोधन के अनुसार दोस्तों इसका नाम सशस्त्र विद्रोह रखा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारत में भुगतान संतुलन, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, तीनों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तीनों के द्वारा ठीक किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त फटाफट से सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसमें आपको दोस्तों मिलाना है, इसमें कौन सा देखेंगे, जोड़ों पर विचार करना है, उपयुक्त में से किन जोड़ों का मेल सही बैठता है। तो सहायक नदी और मुख्य नदी, तो ध्यान से देखेंगे, चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जोड़ों पर विचार करना है और उपयुक्त में से, ध्यान से देखें, उपयुक्त में से किन जोड़ों का सही मेल बैठता है। तो इसमें से कौन सा है जिसका सही मेल बैठता है? तो दोस्तों सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें अगर बात करी जाएगी तो इसमें मानस ब्रह्मपुत्र एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन मतलब 3 नंबर आपका सही है, बाकी ये आपके नहीं सही है। तो इस तरीके से जिसमें 3 होगा वो आपका सही होगा, तो केवल 3 आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मानस ब्रह्मपुत्र। मानस नदी दोस्तों अगर बात करी जाएगी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? झुंडर तूफान, चक्रवाती तूफान, सुनामी या फिर टोर्नेडो। तो दोस्तों आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? चक्रवाती तूफान से। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक और शेयर करेंगे।
भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो दोस्तों भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या फिर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के मानचित्र को मानचित्र को तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सभी दोस्त लाइक और शेयर करते रहेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप आकार का प्रतिबिंब या फिर लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष अगर आपसे बात करी जाए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दोस्तों दूर की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष का नाम क्या है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का नाम है मायोपिया। क्या नाम है? मायोपिया नाम है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसकी एक ट्रिक है, उसके हिसाब से समझेंगे, याद रखेंगे। निकटाव, क्या याद रखेंगे? निकटाव, निकटाव। तो यहाँ पे निकट बन रहा है और प्लस आव बन रहा है। क्या बनना है? निकट प्लस आव, निकट प्लस आव। तो निकट से निकट दृष्टि दोष, अव से दोस्तों अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों क्या है आपका? दूर दृष्टि दोष। सभी दोस्त ध्यान रखें। अगर बात की जाएगी दूर दृष्टि दोष की तो ध्यान से देखेंगे। दूर दृष्टि दोष जिसमें दोस्तों निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं जो हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं दोस्तों, इसे क्या कहा गया है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा गया है? हाइपरमेट्रोपिया कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक जो है यूनिट क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं? तो मानव के शरीर में दोस्तों उत्सर्जी अंग होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? गुर्दा या फिर किडनी। दोस्तों इसे वृक्क के नाम से जानते हैं। और यह छोटी छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयों से बना होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और दोस्तों अगर बात की जाएगी नेफ्रॉन, इसमें दोस्तों वृक्क से संबंधित है। वृक्क दोस्तों किडनी गुर्दा बात एक ही होती है। वृक्क की अगर बात की जाएगी तो वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया वृक्क का अध्ययन किस में किया जाता है? नेफ्रोलॉजी। दोस्तों वृक्क में बनने वाली, दोस्तों गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है? तो दोस्तों गुर्दे में बनने वाली पथरी या फिर वृक्क में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो दोस्तों यह कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट, ध्यान रखेंगे। और कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है ध्यान से देखेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन बी है उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे परावर्तित कर देते हैं।
ऑप्शन सी है दोस्तों प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह उसे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिरहारी है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कौन सा कीट रुधिरहारी है। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर या फिर घोंघा। तो दोस्तों सही आंसर क्या है बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, मच्छर। मच्छर दोस्तों कीट रुधिरहारी इसे कहा गया है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। मच्छर के काटने से बहुत ही भयानक से रोग हो जाते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया। तो दोस्तों मलेरिया और आपका डेंगू, मलेरिया डेंगू ये दोस्तों जो रोग हैं बहुत ही घातक रोग हैं, किसके, मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी दोस्त आज के सेशन को एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉस, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है बताएंगे। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डायल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे डॉस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये ऐसी गैसें हैं जो कि दोस्तों तापमान को बढ़ा देती हैं, इन्हें क्या कहा गया है? ग्रीन हाउस गैस। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत के विरुद्ध किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? तो दोस्तों धरती के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें या फिर इंफ्रारेड किरणें। तो दोस्तों धरती की सतह के ऊपर ओजोन की परत किसके विरुद्ध काम करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों के विरुद्ध काम करती है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अल्ट्रावायलेट किरण। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकलना है? तो मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ, निलंबित ठोस पदार्थ, शीतकर्णी पदार्थ या फिर अजैव पदार्थ। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे निकालना है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है तेल और वसीय पदार्थ। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ को। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत की कौन सी अभिनेत्री है जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, पहली बार नामांकित किया गया था बताएंगे। नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी या फिर शोभना भरतिया। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारतीय सिनेमा के जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामित किया गया उसका नाम था दोस्तों नरगिस। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सही आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। शनि, मंगल, बृहस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नासा का जूनो मिशन किससे संबंधित है, बृहस्पति से। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है, बृहस्पति के लिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर 30 मिनट तक सवारी की। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई विमान पर 30 मिनट तक यात्रा की थी कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल या फिर के.आर. नारायण या फिर डॉक्टर शंकर दयाल। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर, भारत के राष्ट्रपति की बात करी गई तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अगर बात करी जाएगी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत की पहली राष्ट्रपति भी कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पहली राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां की अगर बात की जाएगी तो शक्तियां किसमें नियुक्त होती हैं, राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की अगर बात करी जाएगी तो राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, इसे अनुच्छेद 53 में बताया गया है। राष्ट्रपति के अगर कार्यकाल की बात करी जाएगी तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने समय का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। न्यूनतम उम्र कितनी होती है, आयु की बात करी जाएगी तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 65 वर्ष होनी चाहिए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 65 वर्ष नहीं, 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यपाल और आपका राष्ट्रपति की आयु सेम होती है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री की अगर बात करी जाएगी, प्रधानमंत्री की बात करी जाएगी तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कितनी 35 वर्ष होनी चाहिए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कितने वैध मतों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए वैध मतों की संख्या 50% से अधिक होना चाहिए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 50% से अधिक होना चाहिए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती है, तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति होती है, साथ ही साथ दोस्तों विधायी शक्तियाँ होती हैं, संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकाल की घोषणा करता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और भारत में 3 बार आपातकाल लगा, 1962, 71 और 1975 में, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया। अगला दोस्तों राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, सभी दोस्त ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को दोस्तों मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो दोस्तों भारत का कौन सा शहर है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है बंगलुरु। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों बंगलुरु। बंगलुरु जो शहर है वो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन बस यहीं तक था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन एकदम शानदार तरीके से सीखने के लिए आज की क्लास दोस्तों थोड़ा छोटी हो गई है क्योंकि कुछ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद हम आपकी सभी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत ही प्रभावी ढंग से आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।